जो भी मार्क्स का बकेट होगा उसके अंदर 15 to 20 मार्क्स बहुत आसानी से और गेन कर सकते हैं। 20-25 नंबर तो पेपर में सिली मिस्टेक्स में ही चले जाते हैं। ईलियम एंड ईलियम की अगर मैं बात करूँ तो सुनने में, प्रोनाउंस करने पे सेम है, लेकिन एक ईलियम के नाम के अंदर, स्पेलिंग के अंदर आप लोगों को ई देखने को मिल रहा है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरे वाले ईलियम के नाम के अंदर आपको आई देखने को मिल रहा है। बच्चा यूजुअली अगर मेटास्टेसिस लिखा है उसको कंफ्यूज कर जाता है मेटाजेनेसिस के साथ, और अगर मेटाजेनेसिस लिखा है तो उसको कंफ्यूज कर जाता है मेटास्टेसिस के साथ। तो सिमिलर वर्ड्स की मिस्टेक करने से आपको बचना है। ज्यादातर बच्चे पेरिप्लेनेटा एंड आप लोगों के पास अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, इनको ही इंटरचेंज करके आ जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम शिखा शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज़ूलॉजी फ्रॉम फिजिक्स वाला विद्यापीठ देहरादून। ठीक है, तो पेपर आ रहे हैं, ठीक है, नीट बहुत करीब है और कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर जितना टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा है उतना ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स का भी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने बढ़ा दिया है। हर दूसरे दिन बच्चों का जब कम स्कोर आता है और उनसे मैं कभी पूछती हूँ कि बताओ क्यों कम स्कोर आया है, तो वही एक कॉमन वर्ड मुझे बार बार सुनने को मिलता है, सिली मिस्टेक। तो आज मैं आई हूँ एक वीडियो के साथ, ठीक है, और मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो कॉमन गलतियां जो बच्चे यूजुअली पेपर में करते हैं, और उन्हीं गलतियों को करने से अगर बचेंगे तो हम एटलीस्ट अपने जो भी मार्क्स का बकेट होगा उसके अंदर 15 to 20 मार्क्स बहुत आसानी से और गेन कर सकते हैं। 20-25 नंबर तो पेपर में सिली मिस्टेक्स में ही चले जाते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो आप लोग दोहराते हैं? पहला, क्योंकि किसी ने बता दिया है कि नीट एनसीईआरटी बेस्ड है तो एनसीईआरटी का थ्योरी तो सारा पढ़ लिया लेकिन डायग्राम को देखना भूल गए। ठीक है, सो जब डायग्राम की लेबलिंग आ रही है, उधर बताना है व्हाट इज ए व्हाट इज बी, तो हमने तो डायग्राम देखा ही नहीं एनसीईआरटी का। जब देखा ही नहीं तो अपना गैस मारना शुरू कर दिया पेपर में और क्वेश्चन कर दिया गलत। दूसरी गलती, डायग्राम जो आप लोगों की बुक्स में दिए होते हैं दे आर बेसिकली कलर्ड। ठीक है, तो जो बुक्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, डायग्राम कलर्ड होता है। पेपर के अंदर डायग्राम आता है प्रिंटेड, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, कलर्ड नहीं आता है। तो जब भी आप लोग एग्जाम के अंदर डायग्राम देखते हैं, वो बच्चा जो डायग्राम पढ़ के नहीं गया होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो लेबलिंग को या आइडेंटिफिकेशन को गलत करके आ जाता है। ठीक है, मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगी। कॉमन एग्जांपल है हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से। वहां पे आप लोगों के पास ऐसा फोटो लग रखा है जिसमें ब्लड सेल्स का ऐसा पिक्चर दे रखा है उन्होंने। सबको पता है कि जो जो बेसोफिल सेल्स होते हैं, सॉरी माय बैड, जो बेसोफिल सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स के अंदर एस शेप का न्यूक्लियाई है, लेकिन आप उस पिक्चर को देखेंगे, उन डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको कहीं पे भी प्रोमिनेंट एस शेप का न्यूक्लियाई बेसोफिल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। सो अगर कोई बच्चा डायग्राम देख के गया है एनसीईआरटी का तो उसको एग्जैक्टली पता है कि बेसोफिल का कौन सा वाला पिक्चर है, पर अगर कोई बच्चा डायग्राम नहीं देख के गया है तो वो बेसिकली किसी और सेल को एज अ बेसोफिल लेबल करके आ जाता है और यहीं पे उसका सवाल हो जाता है गलत। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जानवर, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसा पिक्चर के फॉर्म में दिया है। आप लोगों को थ्योरी में तो पढ़ा दिया कि कौन सीलोमेट है, कौन एसीलोमेट है, किसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन हम लोग तो देखना भूल ही गए कि हिरुडीनिया जो है या हिरुडिनेरिया जो है वो कैसा दिखता है, अर्थवॉर्म कैसा दिखता है पिक्चर में। ठीक है, हम लोगों ने एस्कैरिस नहीं देखा, हम लोगों ने लोकस नहीं देखा, और पेपर के अंदर जब उसका पिक्चर बन के आया तो हम लोग पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने फोटो दी और उन्होंने पूछा कि ये ऑर्गेनिज्म सीलोमेट है या एसीलोमेट, उसका फर्स्ट स्टेप ही हम लोग क्लियर नहीं कर पाए, दैट वाज टू आइडेंटिफाई कि ये पिक्चर या डायग्राम किस ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 इज एनसीईआरटी के अंदर अगर उड़ती हुई चिड़िया भी बनाई है किसी ने तो उस उड़ती हुई चिड़िया के नीचे क्या लिखा है ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो पहला जो आप लोग एरर करने से बच सकते हैं दैट इज अगर आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम्स को और पिक्चर्स को थरो रिवाइज करें, उनकी लेबलिंग को थरो रिवाइज करें और आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज्म का, अगर तो एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन्ड है तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, सो ये तो हो गया आप लोगों का सिली मिस्टेक नंबर 1। सिली मिस्टेक नंबर 2, सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो आप लोगों के पास ईलियम भी एक वर्ड है और आप लोगों के पास ईलियम भी एक वर्ड है।
ओके। इलियम एंड इलियम की अगर मैं बात करूं तो सुनने में, प्रोनाउंस करने पे सेम है, लेकिन एक इलियम के नाम के अंदर, स्पेलिंग के अंदर आप लोगों को ई देखने को मिल रहा है, ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरे वाले इलियम के नाम के अंदर आपको आई देखने को मिल रहा है। सिंपल। तो आप लोगों को वो सिमिलर तरह के वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करते हैं, मे बी शायद उनका स्पेलिंग भी सेम नहीं है और उनका पर्पस मतलब भी सेम नहीं है, लेकिन वो सुनने में एक जैसे लगते हैं, उनको यूजुअली जब हम लोग स्टेटमेंट में रीड करते हैं तो स्टेटमेंट में हम उनको एक साथ ही रीड कर जाते हैं। सर एक सेकेंड कट कर दो, एक सेकेंड, मैंने शायद इलियम की यहाँ दोनों स्पेलिंग गलत लिखी है, डबल एल होगा, एक बार करूं, रुको क्रॉस चेक करके, फिर इधर से कट, पिछला तो ठीक बोला था ना? अभी तक तो बहुत ही परफेक्ट आ रहा है, मैं कट में लगा रहा हूं क्योंकि फिर वो और यहां से नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। कट नहीं है, दोबारा देखते हैं। क्या इलियम सही लिखा था मैंने, सही लिखा था, सही लिखा था, सॉरी। ठीक है, इधर से कंटिन्यू करूँ ना, बंद नहीं करा है ना आपने? ओके ठीक है। जैसे इलियम और इलियम है, दोनों सिमिलर तरह के प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों का बेसिकली लोकेशन भी डिफरेंट है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक आप लोगों के पास इंटेस्टाइन में आता है और एक आप लोगों के पास बोन का नाम है। ये ना इलियम वाला सेगमेंट फिर ही करती हूँ मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, इलियम और इलियम आप लोगों के पास सिमिलर तरह के वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी सिमिलर हैं ये वर्ड्स, ठीक है, लेकिन दोनों बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप लोगों को याद रखना हो तो इनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आप लोग फिजियोलॉजी में डाइजेशन पहला चैप्टर रीड करते हैं, फिर आप लोगों के पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आता है, फिर आप लोगों के पास इवेंचुअली लोकोमोशन आता है, न्यूरल आता है और केमिकल आता है। यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो दो चैप्टर्स पे है, डाइजेशन एंड लोकोमोशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इलियम होगा वो होगा ILEUM, एंड लोकोमोशन के अंदर जो इलियम होगा वो होगा ILIUM। याद करने का सिंपल तरीका, अगर आप ABCD लिखते हैं तो आप लोग अल्फाबेटिकली देखते हैं कि ई आप लोगों के पास पहले आता है और आई आप लोगों के पास अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो जस्ट ट्रिक टू मेमोराइज कि कौन सा इलियम कौन से चैप्टर में आ रहा है। एनसीईआरटी में अगर डाइजेशन पहले आ रहा है तो उसके इलियम में जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेटिकली भी पहला अल्फाबेट आएगा, और अगर लोकोमोशन जो है वो चैप्टर बाद में आ रहा है तो उसके इलियम के अंदर जो आप लोगों के पास अल्फाबेट है वो अल्फाबेटिकली भी सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सिंपल सा तरीका। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे कि हम लोगों के पास एक टर्म आता है मेटाजेनेसिस, ओके, एंड हम लोगों के पास एक टर्म आता है मेटास्टेसिस। मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। मेटाजेनेसिस सीलेंट रेट्स के अंदर होता है, जहां पे पॉलिप और मेड्यूसा वो ऑल्टरनेट फॉर्म्स में कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मेटास्टेसिस हम लोग कैंसर को बोलते हैं। ट्यूमर जिसके सेल प्रोलिफरेट करके ऑर्गन्स में जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं, उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं मेटास्टेसिस। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स है लेकिन साउंड सेम जैसे कर रहे हैं, तो बच्चा यूजुअली अगर मेटास्टेसिस लिखा है उसको कंफ्यूज कर जाता है मेटाजेनेसिस के साथ, और अगर मेटाजेनेसिस लिखा है तो उसको कंफ्यूज कर जाता है मेटास्टेसिस के साथ। तो सिमिलर वर्ड्स की मिस्टेक करने से आपको बचना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोगों के पास टर्म आता है कॉन्ट्रासेप्शन और हम लोगों के पास टर्म आता है कॉन्सेप्शन, दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट टर्म्स है। कॉन्ट्रासेप्शन इज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड कॉन्सेप्शन इज टू कंसीव, ठीक है। सो दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट मतलब है, लेकिन जब स्टेटमेंट में टर्म लिखा होता है बच्चा इतना जल्दबाजी में इसको इग्नोर कर जाता है कि स्टेटमेंट को इवेंचुअली क्या कर जाता है, गलत। ये सारी बातें बताने का एक ही पर्पस है कि आपको सिमिलर वर्ड्स अगर कहीं पे भी हैं, अगर आपको कोई भी नीट में क्वेश्चन आ रहा है, अगर वहां पे मेटाजेनेसिस लिखा है तो रुक के आंसर करना है। एक बार अपने दिमाग से, अपने आप से जरूर पूछना है कि ये मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है। जल्दबाजी में, समय बचाने के चक्कर में आंसर को गलत करके नहीं आना। सो दिस वॉज दी सेकेंड काइंड ऑफ मिस्टेक जो बहुत कॉमन है। तीसरी, ये तो मुझे लगता है मुझे कैटेगरी में सबसे ऊपर ही रख के आनी चाहिए, ये तो बच्चा नीट के पेपर तक बेसिकली गलत करके आ जाता है, दैट इज OMR का बबलिंग, ठीक है। कभी हम लोगों को लगा फोर्थ ऑप्शन है, हम फोर्थ सर्कल करने लगे, सर्कल करते करते हम लोगों को रियलाइज हुआ अरे फोर्थ नहीं है, आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है।
हमने सर्कल करना बंद कर दिया और हमने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर सर्कल कर दिया। हमने दोनों ऑप्शन सर्कल करे, हम लोग का आंसर ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चंस को सर्कल कर रहे हैं और हमने फर्स्ट को सर्कल करना, हम लोगों ने स्किप कर दिया फर्स्ट का बबलिंग, तो उसके बाद हम लोगों के पास सीक्वेंस में 9-10 बबल जो है वो गलत हो गए और हमारा बहुत सारा स्कोर जो है वो ड्रॉप कर गया। तो OMR को कॉन्शियसली फिल करना है। ठीक है, यही बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप कितना ही अच्छा क्यों ना प्रिपेयर करके गए हो, अगर आपने OMR को सीरियसली नहीं लिया, उसकी बबलिंग को सीरियसली नहीं लिया, तो इवेंचुअली जो स्कोर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरह के मिस्टेक से बचना है। तीसरा हो गया स्टेटमेंट्स। एनसीईआरटी रीडिंग तो सारे कर लेते हैं, एनसीईआरटी को याद करने की कोशिश तो सारे कर लेते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ पाते। तो जब हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं और सारा फोकस हम लोग रट्टा मारने की तरफ लगा देते हैं, तो हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और फिर बच्चा इवेंचुअली बोलता है सिली मिस्टेक हो गया। तो स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का थरो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, प्लस उन एनसीईआरटी की रिवीजन्स के टाइम पर जो भी स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं उनका मतलब जानना उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर मतलब नहीं पता होगा तो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट ये कैसे बता पाओगे? पूरा 11th या 12th का बायो तो याद नहीं कर सकते आप लोग उंगलियों के ऊपर। ओके, तो समझना याद करने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर आ जाता है। तो स्टेटमेंट्स की मिस्टेक भी आप लोगों को नहीं करनी है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अलग से क्यों लिखा है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया इसको? इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को यूजुअली कभी तो मैच द फॉलोइंग में एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर कभी आपको सिलोम का डायग्राम बन के आ जाएगा और पूछेंगे कि ये जो किसी ऑर्गेनिज्म का सिलोम बनाया है इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर एनिमल किंगडम में बहुत सारे पिक्चर्स दे रखे हैं। तुम लोगों को थ्योरी को याद करने के साथ साथ पिक्चर्स को, डायग्राम्स को बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टेरोफाइलम टेरोपस, ठीक है, प्रोटोटेरस, सुनने में सिमिलर से नाम लग रहे हैं लेकिन है अलग 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 ऑर्गेनिजम्स के नाम है, तो इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे पेरिप्लेनेटा एंड आप लोगों के पास अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, इनको ही इंटरचेंज करके आ जाते हैं। कॉकरोच के बारे में पूछा है, ऑप्शन में फेरेटिमा कर दिया, आंसर गलत। अर्थवर्म के बारे में पूछा है, ऑप्शन में पेरिप्लेनेटा कर दिया, आंसर गलत। तो इस तरह की गलतियों को करने से बचना है, तभी आप लोगों का स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। तो बेसिकली सिली मिस्टेक ज्यादा कॉस्ट नहीं करता, पर क्या गन मार दिया मैंने ये एंड में, सॉरी। ठीक है, बेसिकली सिली मिस्टेक्स जो है, सिली मिस्टेक जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं होती, बिकॉज आप लोगों की लाइफ, आप लोगों का बेसिकली जो पूरा साल का मेहनत होता है वो स्टेक पे लगता है। तो अगर आप लोगों की पूरे साल की मेहनत को कोई बर्बाद करने वाली मिस्टेक है तो आप उसको सिली मिस्टेक कैसे बोल सकते हैं? वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों को बेसिकली ये सारी गलतियां करने से बचना है। एक और कॉमन तरह की गलती है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, उधर दिक्कत हो जाती है। तो स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, लेकिन जो करो वो सही करो, नेगेटिव कम करो, तो नीट अपने आप क्लियर हो जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026. Thank you so much.